हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ 7 पर। स्टूडेंट्स, आज से हम चैनल पर 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियो अपलोड करेंगे। शुरुआत में हमने सोचा तो था कि हम इस पर अपलोड करें वीडियो, मगर हो नहीं पाया, तो हम आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की वीडियो उपलब्ध करवाएंगे अपने चैनल पर। और जैसे 11 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और 9 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश की वीडियो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और आज इस वीडियो में हम 12th क्लास इंग्लिश की फ्लेमिंगो की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और उस चैप्टर का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसे जो चैप्टर है ये इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में और हर बार आते हैं, तो इसे ध्यान से लास्ट तक देखना और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होगा। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मीनिंग भी बताऊंगा जो आपके लिए काम आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं द लास्ट लेसन फ्लेमिंगो क्लास 12th इंग्लिश बुक। तो जो इस चैप्टर के जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो हैं अल्फोंस डोडिट, 1840 to 1897। तो ये एक फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं, नॉवलिस्ट हैं और स्टोरी भी लिखते हैं। तो जो लास्ट लेसन है वो प्रसा और फ्रांस का जो युद्ध हुआ था, वार हुआ था 1870 से लेके 1871 तक, तो उन दिनों में ये लिखा गया है। और ऑटोन बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रसा ने फ्रांस को पराजित कर दिया था। तत्कालीन प्रसा के अंतर्गत वर्तमान जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया राष्ट्रों का कुछ भाग सम्मिलित था, यानी कि जो प्रेजेंट में जो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया हैं उनको ही क्या कहते थे, प्रसा का एक भाग माना जाता था उन्हें। इस कहानी में फ्रांस के अल्साल्स और लारेन के ज़िले जो होते हैं प्रसा के अधिकार में आ चुके थे। तो उसी पे उन्होंने उसी के आसपास उन्होंने ये कहानी लिखी है। तो लेखक ने स्कूली जीवन पर मतलब युद्ध का क्या प्रभाव पड़ता है, इसी के लिए इस कहानी को यहाँ पर लिखा है उन्होंने। और इस कहानी में मुख्यतः हम पढ़ेंगे कि फ्रांस के अल्साल्स और लारेन जो ज़िले होते हैं वो प्रसा के अधिकार में आ चुके होते हैं। तो वहाँ पर क्या जनजीवन रहता है, किस तरह के वहाँ के लोगों की भावनाएं रहती हैं, फ्रांस के लोगों की। तो सबसे पहले इसमें जो कैरेक्टर हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। मिस्टर हेमल जो रहते हैं इसमें एक टीचर रहते हैं, स्कूल टीचर, और एक होता है इसमें फ्रांज। तो फ्रांज एक स्टूडेंट रहता है लेकिन वो पढ़ने के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो ये दोनों जो कैरेक्टर हैं इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि जो फ्रांज रहता है वो थोड़ा मतलब उस तरह का स्टूडेंट रहता है, थोड़ा मंदबुद्धि टाइप का। तो वो क्या करता रहता है, सुबह सुबह उसको मतलब स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है। तो वो सोचता है कि उनको जो वो टीचर रहते हैं मिस्टर हेमल, उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दे रहते हैं उन्हें पढ़ने के लिए। तो जो फ्रांज रहता है वो कहता है, वो सोचता है कि मैं स्कूल ना जाऊं, क्योंकि सर ने मुझे जो आज विषय जो काम दे रखा था, जो पाठ याद करने के लिए जो दे रखा था, अगर मैं वो नहीं सुनाऊंगा तो सर मुझे डांटेंगे। तो वो कहता है कि मैं ना जाऊं स्कूल कैंपस में और यहीं बाहर कहीं समय बिता दूं अपना। मगर उस टाइम क्या रहता है कि जो मौसम रहता है बहुत ज़्यादा सुहाना रहता है, चिड़ियाँ चहचहाट करते रहती हैं, और जो आरा मशीन रहती है उसके मतलब घर के पास, उसके पीछे प्रसा के सैनिक क्या करते रहते हैं, एक्सरसाइज, व्यायाम करते रहते हैं। तो वो सोचता कि यार आज इतना अच्छा मौसम है तो क्यों ना मैं स्कूल चला जाऊं। तो वो स्कूल चला जाता है और वो जल्दी से जल्दी स्कूल चला जाता है क्योंकि उसको पहले देर हो चुकी रहती है। तो जब वो टाउन हॉल से गुजरता है तो टाउन हॉल जाता रहता है, टाउन हॉल के रास्ते से अपने स्कूल की तरफ। तो वहाँ से गुजरता तो वो सूचना पट लगा रहता है, क्योंकि उस टाइम सूचना पट ही होते थे, ऐसा मतलब न्यूज़ तो थी नहीं कोई कि टीवी पे न्यूज़ आती रही होगी। 1870 का टाइम था। तो वो देखता है कि जो पिछले जो 2 वर्ष से वो जो फ्रांस था प्रसा के साथ में युद्ध कर रहा था, और उस पर ही सारी लड़ाई की खबर, युद्ध की खबर आती रहती थी। अनिवार्य सैनिक भर्तियाँ, सेनानायक के आदेश, तो वो सब पढ़ रहे होते हैं लोग वहाँ पे। तो जब वो जाता है स्कूल से तो वो तेज़ से जाता रहता है अपने स्कूल। तो उसको एक लोहार बोलता है
कि बेटा चिंता मत करो, तुम जल्दी स्कूल पहुंच जाओगे। तो वो सोचता है कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है लोहार रास्ते में, वाचिर रहता है उस लोहार का नाम। तो वो जल्दी जल्दी भागता है और स्कूल के लिए तो मिस्टर हेमल के बगीचे में पहुंचता है, यानी कि स्कूल में पहुंचता है अपने। तो देखता है कि सामान्यतः जो स्कूल रहता है उसका, उसमें बहुत ज़्यादा शोर गुल रहता है, बच्चे भगदड़ रहती हैं, अंदर बेंच की आवाज़ें आती हैं और बच्चे खेलते रहते हैं, दरवाज़ों का खुलना, डेस्क का खुलना, इन सब की साउंड आती रहती है वहाँ से। तो देखता है कि आज कुछ नहीं है, आज बिल्कुल एकदम खामोशी है। ऐसा लग रहा है कि मतलब आज कोई मतलब संडे है और जैसे रविवार की जो सुबह होती है उसकी तरह जैसे शांत रहता है स्कूल, उसी तरह से उसका स्कूल उस दिन शांत था। तो जब वो देखता है कि खिड़की से देखता है अपने क्लासरूम को, तो वो देखता है कि मतलब वो कल्पना करता है कि कैसे मतलब हमारी जो क्लास में मिस्टर हेमल थे डंडा लेके खड़े रहते थे और बच्चे उनके अगल बगल घूमते रहते थे उनके डर से। तो वो अंदर चला जाता है, वो दरवाज़ा खोलता है अपने क्लासरूम का और अंदर चला जाता है वो। तो वो बहुत उसको मतलब थोड़ा गिल्टी फील होती है उसे, मतलब थोड़ा लज्जित होता है वो और भयभीत भी होता है कि कहीं सर मुझे मतलब डांटे ना सबके सामने। तो फिर जैसे वो दरवाज़ा खोलता क्लासरूम में अंदर आता तो जो मिस्टर हेमल रहते हैं वो वहाँ पे उसका वेट करते रहते हैं। किसका? फ्रांस का। तो वो कहते हैं कि अपने स्थान पर पहुंच जाओ प्यारे फ्रांज, हम तुम्हारे बिना ही कार्यक्रम शुरू करने वाले थे। यानी कि जो भी प्रोग्राम उन्होंने रखा था उस टाइम मिस्टर हेमल ने, तो वो शुरू करने वाले थे। तो जो फ्रांज रहता है वो जाके तुरंत अपनी जो डेस्क रहती है उसके पीछे बेंच उस पर बैठ जाता है और वो थोड़ा डरा रहता है, बहुत ज़्यादा डरा रहता है कि कहीं मिस्टर हेमल मुझे डांट ना ले। तो वो देखता है कि उनका जो टीचर है उन्होंने बहुत अच्छा कोट पहना हुआ है, हरा कोट उन्होंने पहना रहता है और अपनी एक झालर लगी हुई कमीज़ उन्होंने पहनी रहती है और छोटी रेशम की टोपी उन्होंने जिस पर कढ़ाई की रहती है अच्छी सी, वो पहनी रहती है। और वो देखता है कि ये वेशभूषा तो केवल वो निरीक्षण के टाइम, मतलब जब निरीक्षण होता था या फिर कोई प्रतियोगिता होती थी उस टाइम या फिर आयोजन के अवसर पर ही पहनते थे मिस्टर हेमल। तो वो थोड़ा मतलब आश्चर्य हो जाता है ये सब देख के। और जब वो पीछे देखता है तो पीछे की जो बेंच रहती हैं वो खाली, पहले मतलब जब सामान्यतः जो स्कूल का दिन था उस टाइम खाली रहती हैं, मगर वो आज देखता है कि वहाँ पर मतलब उसके जो गांव था, उसका जो शहर था, वहाँ के बहुत सारे वृद्ध लोग और बहुत सारे बड़े बड़े लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं, जैसे वृद्ध हॉजर और पुराने जो उसके पूर्व मेयर रहते हैं उस शहर के, पोस्टमैन रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे बैठे हुए और वो सब उदास रहते हैं। और जो हौज़र रहता है एक किसान रहता है वृद्ध, तो वो अपनी साथ एक पुरानी वर्णमाला की किताब उसने लाई रहती है। तो वो किताब इतनी पुरानी रहती है कि उसके मतलब जो किताब रहती है एकदम वो उसके कोने मुड़े हुए रहते हैं। तो वो सब ये सोचकर वो आश्चर्य में डूब जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। अब क्या होता है कि जो मिस्टर हेमल रहते हैं वो शांति से कुर्सी पर बैठ जाते हैं और वो कहना शुरू कर देते हैं, बच्चों के लिए व्याख्यान देना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों, यह मेरा अंतिम व्याख्यान है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से आदेश आया है कि अल्साल्स और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। नया शिक्षक कल आ जाएगा। यह फ्रांसीसी भाषा पर तुम्हारा अंतिम पाठ है और मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे मनोयोग से इसको सुनो। और वास्तव में मेरे लिए यह शब्द जो थे वज्रपात के समान थे। कौन कहता है ऐसा? फ्रांस को लगता है कि यार आज हमारा लास्ट लेसन है। यानी कि जो मिस्टर हेमल रहते हैं वो कहते हैं कि अल्साल्स और लॉरेन में स्कूल, जो अल्साल्स और लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके जो उस इलाके के सारे स्कूल रहते हैं उनके लिए बर्लिन से यानी कि प्रशा का अधिकार हो जाता है उन दो ज़िलों पर। तो वहाँ से ऑर्डर आया रहता है कि उन सारे स्कूलों में जो भी लॉरेन और अल्साल्स ज़िले के अंदर आते हैं उन सभी में आज से जर्मन भाषा पढ़ाई जाए और जो भी यहाँ पे शिक्षक है उनको हटा दिया जाए। तो कहते हैं कि आज मेरा ये लास्ट व्याख्यान है तुम सभी लोगों के लिए। तो जो फ्रांस जो होता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है एकदम से, उसको मतलब एकदम से उसे सोच नहीं पाता कि क्या हुआ। और वो सोचता कि हाँ, जो ये टाउन हॉल में शायद जब मैं गुजर रहा था वहाँ से तो सूचना पट पे जो लोग खड़े थे वो सब यही सूचना पढ़ रहे होंगे। और वो सोचता मन ही मन में कि मेरा लास्ट फ्रांसीसी अध्याय, फ्रांसीसी लेसन। तो वो कहता है कि मैं तो इसे मुश्किल से लिख भी नहीं पाता था और अब मैं कभी इसे सीख भी नहीं पाऊँगा और अब मैं
इस पढ़ाई को मुझे छोड़ना पड़ेगा। और वो कहता कि मैं इस पार्ट को, इस भाषा को मैंने अच्छे से याद क्यों नहीं किया, मैं इसको क्यों नहीं पढ़ पाया। और वो फिर मतलब ये सोचता कि अब मैं इसको पढ़ नहीं पाऊँगा। और उसके लिए जो किताबें जो पहले एकदम मतलब बोझ सी लगती थी, वो उसके लिए एक मित्र बन जाती हैं। और वो ये कहता है कि मतलब मैं इन मित्रों को, जो ये मेरे दोस्त बने हैं नए नए, मैं इनको छोड़ना नहीं चाहता। और एक और विचार जो उस समय उसके मस्तिष्क में चल रहा होता है, उसके माइंड में, वो रहता है मिस्टर हेमल को कभी नहीं देखना। तो वो कहता है कि मैं अपनी व्याकरण की, संतों के इतिहास की पुस्तक जो ले जाने में इतनी भारी थी, वो कभी नहीं पढ़ पाऊँगा, और मिस्टर हेमल को भी कभी नहीं देख पाऊँगा। तो वो सब मतलब एकदम बेचैन सा हो जाता है फ्रांस। अब फ्रांस सोचता है कि मिस्टर हेमल ने इसलिए इतने अच्छे वस्त्र पहने थे, इतने अच्छे कोट पहना हुआ था उन्होंने, क्योंकि उनका आज लास्ट व्याख्यान था। और वो देखता है कि पीछे बेंच पर बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं गांव के। तो सोचता है कि बुजुर्ग लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो सम्मान देना चाहते हैं, टीचर को सम्मान देना चाहते हैं, फ्रांस को। और वो इस स्कूल में नहीं पढ़ पाए तो इसका उन्हें खेद है। मगर वो जो मिस्टर हेमल है, उन्होंने 40 वर्ष तक, 40 साल तक, 40 ईयर तक वो इस स्कूल में रहे, उन्होंने सेवा दी इस स्कूल में, बच्चों को पढ़ाया। उनको सम्मान देने का एक तरीका था उन सभी का, कि वो सब उस दिन वहाँ आए और उन सब ने जो उनका लास्ट जो लेसन था, मिस्टर हेमल का लास्ट व्याख्यान था, उसको उन्होंने सुना और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। तभी क्या होता है कि जो मिस्टर हेमल होते हैं, वो सब बच्चों को मतलब उन्होंने टॉपिक दिए होते हैं सुनाने के लिए, कि वो सब उठ के सुनाएं अपनी बेंच से फ्रांसीसी भाषा में। तो तब फ्रांस की बारी आती है। तो फ्रांस के सामने एक टॉपिक रहता है, पार्टिसिपल के जो नियम होते हैं वो उसको सुनाने होते हैं। तो वो उनको नहीं सुना पाता, वो एकदम घबरा जाता है, एकदम मतलब उसको लगता है कि वो उसको बिना रुकावट के, बिना मिस्टेक के कैसे सुनाएगा। वो घबराने लग जाता है, अपने डेस्क जो उसकी होती है टेबल, उसको पकड़ देता है और उसका हृदय धड़कने लग जाता है और वो साहस नहीं कर पाता कि वो ऊपर देखें। तो जो मिस्टर हेमल रहते हैं, उसकी इस हालत को देख के वो कहते हैं कि हे छोटे फ्रांस, हे लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम बहुत बुरा महसूस कर रहे होंगे, मगर कोई बात नहीं, हम सब ऐसे होते हैं, आलसी होते हैं। और ये हमारा मतलब ये अल्सास के लोगों का वो है कि आज का काम कल पे छोड़ देते हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और तुम अपनी फ्रांसीसी जो भाषा है उसको अच्छे से नहीं सीख पाए, यहाँ के लोग अच्छे से नहीं सीख पाए, तो तुम लोग अपने आप को फ्रांसीस कैसे, एक फ्रेंच कैसे मान सकते हो। तो वो कहता कि लेकिन तुम ही केवल पराजित व्यक्ति नहीं हो, हम सबको अपने जो कार्य हैं उनको दिखाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे जो माता पिता थे वो तुम्हें पढ़ाने के लिए ज़्यादा उत्सुक नहीं थे, और वो तुम्हें किसी फैक्ट्री में या फार्म में जॉब कराने के लिए भेजना चाहते थे ताकि वहाँ से कुछ पैसा आ पाए। तो वो कहते हैं कि इसमें मैं भी दोषी हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें पाठों को, जो उसके पाठ थे उसको याद करने के बजाय अपने जो फूल थे, फ्लावर थे, उनको सींचने के लिए भेजता था मैं तुम्हें। और जब मैं मछली पकड़ना चाहता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था, इसमें मैं भी दोषी हूँ। तो मतलब एक तरीके से वो कहते हैं कि हाँ, तुम ये सब नहीं सीख पाए, तुमने बोझ समझा किताबों को, तो उसके लिए मैं दोषी हूँ। तो फिर जो मिस्टर हेमल होते हैं वो अलग इस टॉपिक से हटकर जो मेन टॉपिक होता है उनका मुद्दा, उस पर आते हैं वो। तो वो कहते हैं कि जो फ्रांसीसी भाषा है वो फ्रांसीसी भाषा में बोलते हैं उन्होंने। वो कहते हैं कि जो फ्रांसीसी भाषा है, फ्रांसीसी लैंग्वेज है, जो फ्रेंच लैंग्वेज, वो दुनिया में सबसे अच्छी भाषा है। वो कहते हैं कि फ्रांसीसी लैंग्वेज साफ़ सुथरी, वो विवेक सम्मत भाषा है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब एक राष्ट्र गुलाम हो जाता है तब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं। वे जेल से बाहर निकलने की चाबी रखते हैं, अर्थात उनकी भाषा उनको स्वतंत्र कर सकती है, उनका मतलब ये था। तब वो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ग्रामर की बुक लेते हैं, एक व्याकरण की बुक लेते हैं। तो तब जो फ्रेंच होता है, फ्रांस, तो वो देखता है कि उसको सब कुछ समझ में आ रहा है और उसको ये चीज़ जो वो पढ़ा रहे होते हैं बहुत सिंपल सी लगती है, बहुत सरल लगती है, बहुत इजी लगती है, जो चीज़ उसको पहले बहुत हार्ड लगती थी। तो वो देखता है कि
जो मिस्टर हेमल हैं वो मतलब जी जान से पढ़ा रहे होते हैं उनको, मतलब वो एक मतलब वो ये कोशिश करते हैं, उनका मतलब ऐसा लगता है उनको देख के कि वो आज ही इस सिलेबस को ख़त्म कर दें, इस पार्ट को ख़त्म कर दें और आज ही हम सबको सब कुछ सिखा दें सारे बच्चों को। और वो मतलब ये कोशिश कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है उनको देख के कि आज ही वो सारे के सारे जो विचार हैं, जो उनके जो भी अध्याय हैं, जो भी पाठ हैं, वो सारे वो आज आज तुरंत बच्चों के मस्तिष्क में उतार दें। तो जो उनका ग्रामर होता है, वो ग्रामर का जब टाइम ख़त्म हो जाता है तो फिर उनका राइटिंग का वो शुरू होता है अध्याय। तो फिर जो मिस्टर हेमल रहते हैं उन्होंने नई नई कॉपियों की व्यवस्था की रहती है बच्चों के लिए, और उन कॉपियों के ऊपर अच्छे से लिखा रहता है सुंदर सुंदर अक्षरों में फ्रांस अल्सास, यानी अल्सास डिस्ट्रिक्ट। तो फिर वो देखता है कि हर जगह छोटी छोटी पताकाएँ लगी हुई हैं कमरे में, क्लासरूम में, उसके डेस्क पे जो बच्चों के डेस्क रहती हैं, और फिर सबके सब अपने काम में लग जाते हैं लिखने पे। तो वो देखता है कि रूम में कोई भी मतलब एकदम शांत से रहता है, एकदम जो कक्षा रहती है, और उस टाइम केवल एक ही आवाज़ आती रहती है पेन की, जो मतलब जो कलम रहती है वो उस पर चलती रहती है, कॉपी पे उसी की आवाज़ आती रहती है। तब तक क्या होता है कि एक भौरा अंदर आ जाता है, तो उस भौरे की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है, ना वो छोटे बच्चे देते हैं जो लिखते रहते हैं, जो पहले उस पर ध्यान देते थे, वो भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। और वो भौरा मछली पकड़ने का जो कांटा होता है उसको ढूंढते ढूंढते उसकी तरफ चला जाता है। तो जो फ्रांच रहता है वो सोचता है कि जो मतलब जो कबूतर रहते हैं वो गुटरगू करते रहते हैं, तो वो कहता है कि क्या जर्मन लोग भी कबूतर को गाना सिखाएंगे, इस तरह से मतलब सोचता रहता है वो उस टाइम जो शांत वातावरण रहता है उसमें ये सब क्रिएटिव सोचता रहता है कि क्या ये ऐसा होगा, क्या वैसा होगा। तो तब क्या होता कि फ्रांस सबको मतलब देखता रहता, सोचता रहता। अचानक उसकी नज़र कहाँ पड़ते हैं मिस्टर हेमल पे। वो कुर्सी पे बैठे रहते हैं बिना हिले डुले, मतलब इधर उधर देखते रहते हैं, वो सब चीज़ों को मतलब एक टक करके देखते रहते हैं वो सब चीज़ों को। तो वो सोचता है कि उसको ऐसा लगता है मतलब मानो कि जो मिस्टर हेमल हैं वो सारी जो स्मृतियाँ हैं क्लासरूम की, कक्षा की, वो सारी अपने मस्तिष्क में बिठा देना चाहते हों, और एक सुखद कल्पना, यानी कि वो 40 साल तक उस स्कूल में रहे थे, उस स्थान पर रहे थे, तो उन सबको जो स्मृतियाँ थी उस क्लास की, उस स्कूल की, वो सब अपने साथ ले जाना चाहते थे। वो देखता है कि जो उनका बगीचा था उसके सामने एक अखरोट का पेड़ था, वो कितना लंबा हो गया था, और जो होप वाइन का जो एक मतलब पेड़ होगा वहाँ का, वो एकदम लंबी होते होते वो खिड़की से लिपट कर छत तक चली गई थी, इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए थे उनके लगाए हुए। तो उसको लगता है कि उनका ये दिल टूट गया होगा इस सब को छोड़ते हुए, और वो देखता है कि ऊपर वाले कमरे में उनकी जो सिस्टर रहती हैं, बहन रहती हैं, वो बक्सों में सामान पैक करती रहती हैं, क्योंकि उनको अगले ही दिन वो जगह छोड़नी थी। तो फिर सारे के सारे बच्चे पढ़ते हैं, एक कुछ इतिहास की पुस्तकें पढ़ते हैं, और इस बीच क्या होता है कि जो बूढ़ा हाउज़र होता किसान, वो क्या करता कि चश्मा लगाता है और एक अपनी बुक निकालता अपनी उससे जेब से, तो उसको पढ़ने लग जाता है और उसका उच्चारण करने लग जाता है, और वो भी क्या हो जाता है एकदम इमोशनल हो जाता है, भाववेश हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है वो, उसकी आवाज़ थोड़ा कांपने लग जाती है। और वो सब बच्चे इस चीज़ को देखकर, इस माहौल को देखकर, वो भी खुद वो रोने लग जाते हैं। सबको मतलब इमोशनल सा सीन हो जाता है उस टाइम, क्योंकि सबके सब जा रहे थे, मिस्टर हेमल भी जा रहे थे, 40 सालों तक इस स्कूल में रहे थे वो, और जो प्रसाद थी उसने बोला था कि स्कूल में जर्मन भाषा पढ़ाएंगे हम, तो यहाँ से तुम चले जाओ और यहाँ हम नए शिक्षकों की भर्ती करेंगे। तो वो सब देख के मतलब सबको इमोशनल सा एकदम सीन था वो उस टाइम, तो ये सब देखकर वो सब भावुक हो जाते हैं। और तभी क्या होता है कि जो गिरजाघर होता है, जो चर्च होता है, उसकी घंटी पर क्या हो जाते हैं, 12 बज जाते हैं, वहाँ घंटी बज जाती है कि 12 बज चुके हैं। उस टाइम जो कैथलिक होते हैं उनके लिए पूजा की घंटी बज जाती है, और उसी क्षण खिड़कियों के जो स्कूल की जो खिड़कियाँ होती हैं उसके नीचे ड्रिल होती हैं जो आर्मी की, उससे लौटते हुए प्रसा के सैनिक आते रहते हैं और उनका बिगुल बजता रहता है। तो ये सब देखकर मिस्टर हिमल जो होते हैं वो कुर्सी से खड़े हो जाते हैं अपने, और उनका रंग पीला पड़ जाता है, यानी कि मतलब उनका वो टाइम था जाने का, यानी कि उस टाइम सबको मतलब जैसे वहाँ परसा के सैनिक आ गए थे, वो 12 बजे की घंटी बज चुकी थी, तो उनका एंड टाइम था, वो वहीं तक उन्होंने क्या करना था, अपना लास्ट व्याख्यान देना था, और उसी टाइम तक जो बच्चे थे वो क्लासरूम में रह सकते थे। तो तब वो एकदम खड़े हो जाते हैं और उनका चेहरा पीला हो जाता है।
तो जो हिमल होता है वो कहता है कि मैंने जो मिस्टर हिमल थे कभी इतने अस्वाभाविक नहीं देखे, यानी कि इतने मतलब अचरज कभी उनकी आंखों में नहीं देखा मैंने। तो जो मिस्टर हिमल रहते हैं वो कहते हैं, वो मतलब धीमे शब्दों में कहते हैं, मेरे मित्रों मैं इतना ही कह पाते हैं वो, बस उनका गला रूंझ जाता है। वो अपनी जो बात रहते हैं उसको जारी नहीं रख पाते हैं, वो बीच में रुक जाता है मैं पे। तो उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और एक चौक उठाते हैं, यानी खड़िया उठाते हैं एक, और पूरी शक्ति से बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं फ्रांस जिंदाबाद। और इसके बाद वो रुक जाते हैं और अपना सर दीवार के मतलब विपरीत दिशा में झुकाते हैं और बिना कुछ बोले हुए अपने हाथों से संकेत करते हैं, हाथों के हाव भाव से संकेत करते हैं, स्कूल का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, आप सब चले जाओ। तो ये थी लास्ट लेसन की कहानी, और मैंने आपको समरी बताई है, कहानी नहीं बताई है। तो इसका सारा सार था, ये मुख्यतः प्रसा और फ्रांस के बीच ये युद्ध हुआ था 1870 से लेकर 1871 तक। उसके बीच में जो इसके लेखक हैं अल्फोंस डोडिट, उन्होंने लिखी है। और जो अल्सास और लारेन थे फ्रांस के 2 ज़िले, वो प्रसा ने उस पर कब्जा कर दिया था, और प्रसा की जो गवर्नमेंट थी उसने बोला था कि जो लारेन और अल्सास के जो स्कूल हैं उनमें जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। तो मतलब इस जो कहानी है उसमें दिखाया गया है एक टीचर्स के इमोशंस, एक टीचर की भावनाएं, एक स्टूडेंट्स के इमोशंस, एक स्टूडेंट की सोच, और वहाँ के आम नागरिकों की सोच की जब कहीं युद्ध होता है तो किस तरह से आम नागरिकों का, चाहे स्कूल के बच्चे हो चाहे टीचर्स हो, किस तरह से उन पे असर पड़ता है, ये सब इसमें दिखाया गया है। आपको कोई भी अगर कहानी में कोई भी मतलब ऐसा कन्फ्यूजन हो कि जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगली जो कहानी आएगी वो आएगी इसी में 2nd चैप्टर पे, फ्लेमिंगो की द लॉस्ट स्प्रिंग। बहुत अच्छी कहानी है, हमारी इंडिया पे ही बनी है, और हिंदी की भी मैं आपको वीडियो देता दूंगा इसमें। अगर मुझे लगेगा कि आपको अच्छी लग रही है ये वीडियो, तो मैं हिंदी की भी इसमें अपलोड करूंगा। हिंदी की उसकी काव्य खंड की और गद्य की, दोनों की मैं इसमें अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। तो आप इसको वीडियो को अच्छे से देखिए, आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। यानी कि फ्रांस ने उस दिन स्कूल में क्या तैयार करके आने की आशा की गई थी। ठीक है, फ्रांस क्या तैयार करने की आशा की गई थी फ्रांस से। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट पर क्या लिखा हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई वाज फ्रांस इज़ ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल के लिए जाते समय फ्रांस भयग्रस्त क्यों था। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये कौन था, वो वाज वाचर, व्हाई डिड ही कॉल आफ्टर फ्रांस, ये भी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन है, वाई वाज द ग्रामर लेसन सो इजी टू अंडरस्टैंड फॉर फ्रांस दैट डे, व्हाट डज मिस्टर हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है पेपर में। तो ये सब आप क्वेश्चन देख लेना, आपके पास बुक्स होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको लाइक करिए। और अगर आपको आगे का चैप्टर पढ़ना है इंग्लिश का 2nd चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, तो इसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और लाइक करें इस वीडियो को। मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो आपको इस इंग्लिश की भी हेल्प मिल जाएगी। इंग्लिश की जो मतलब जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, वो समझ में आ जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए।